हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है कि हमारी आपका बेसिकली 6th क्लास है और इस 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे ज्योग्राफी। तो हमने चैप्टर नंबर 3 को देख लिया था, पृथ्वी की गतियां। आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। हम इसमें मानचित्र को समझेंगे कि हम मैप को कैसे देखते हैं, दिशाओं का ज्ञान इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट दायां क्या है, बायां क्या है, हम किसके दाएं को इंडिकेट करते हैं, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर कल के चैप्टर में कोई डाउट है जो हमने अंतिम किया था तो पूछ लीजिए। किसी का कोई भी डाउट हो तो। अगर डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अब आपने सबसे पहले मुझे बताइए, आपने सबसे पहले क्या देखा होगा? एक कंपास देखा होगा। आप देखिए, इस तरह का होता है कंपास। इसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र। और कहा जाता है कि इसका भी एक अपना इतिहास है। जब तक हम लोग जब आपका समुद्र की यात्रा करते थे, जब मानव समुद्र की यात्रा करता था, तो सूर्य के अनुसार ही अपनी नाव को चलाया करता था, अपने जहाजों को चलाते थे। क्योंकि समुद्र में जाने के बाद आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई ज्ञान नहीं रहता, सब सारा एक सा लगता है आपको। तो यूरोप में आपका 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, लगभग हाँ शायद 15 शताब्दी के आसपास ही 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, लगभग मुझे कंफर्म नहीं है, कि जो हमारा कंपास है जिसको हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र का विकास हुआ। इस दिशा सूचक यंत्र ने व्यापारियों के लिए बड़ा महत्व बना दिया। क्लियर है? कैसे बना दिया? बड़ा महत्व बना दिया। और आप जानते हैं कि जो दिशा सूचक यंत्र है वो आपको बताता है दिशा के विषय में। क्लियर है? आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आप कंपास के माध्यम से इस चीज की जानकारी को बहुत आसानी से आपका जुटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से आपको जुटा सकते हैं। अब देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा है अक्षांश देशांतर रेखाएं का महत्व क्या है, किस प्रकार की रेखाएं हैं। इनके विषय में हम लोग पिछले अध्याय में ये भी देखा कि वाकई में ग्लोब का क्या महत्व है। इस महत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। कह रहे हैं आप ग्लोब को देख रहे हैं, उस ग्लोब में कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, किस तरह से आप उसकी कुछ सीमाओं को आप लोग देखते हैं। जैसे जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, क्या करें? अगर हमको लगता है कि हमको पूरी अर्थ के अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, तब ग्लोब के बारे में काफी उपयोगी साबित होता है। तभी हमको लोगों को क्या होता है, जो ग्लोब है उसकी अहमियत का पता चलता है कि हाँ हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये ग्लोब। नहीं तो आप देखिए, बड़े बड़े ऑफिसों में टेबल पर इस तरह ही रखा रहता है, क्योंकि उनका महत्व हमारे लिए कुछ है नहीं इतना खास। आप लोग देखेंगे साबित होगा। कह रहे जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे? अपने देश, राज्य और जो हमारा जिला है और जो शहर है और इन गांव के बारे में हम जो अध्ययन करना चाहते हैं, हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक? और आप जानते भी हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना उपयोगी साबित होता है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसका एक भाग के पैमाने पर चपटी सतह से खींचा गया है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अगर कोई आपकी गोलाकार है तो आप उसको पूरा सपाट कैसे करोगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। कैसा है? अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है।
मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कह रहे जो भी हमें जरूरतें पड़ती हैं उन जरूरतों के लिए हमारे जो मानचित्र हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए मानचित्र। कह रहे हैं कि कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र तथा कुछ तथ्य को दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जगह को ही दर्शाएंगे, कुछ कुछ दिखाई देता है, ये छोटी छोटी चीजें हमको दर्शाती हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। कह रहे कहीं तो आप देखें किसमें किसमें छोटे छोटे क्षेत्र दिखाई देंगे, कुछ आपको सिंबॉलिक रूप से भी दिखाई देंगे। ठीक, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मैपों की आधार होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं एवं जिनमें कुछ नीचे वर्णित किया जाता है। कैसा होता है कि इनमें कुछ चीजों को इसमें वर्णित जो है किया जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने अब तक मैप कितने प्रकार के देखे हैं, मानचित्र में किन किन चीजों का आपने अध्ययन किया है और किस प्रकार के मानचित्रों को आपने देखा है। चलिए अब हम बात करते हैं मानचित्र की। तो बेसिकली आप देखिए मानचित्रों को हम दो आपके मोटे स्वरूप में पढ़ते हैं। एक है भौतिक मानचित्र, एक है राजनीतिक मानचित्र। आपने देखा होगा जब भी आप किसी शॉपकीपर की शॉप पे जाएंगे या आप किसी बुक डिपो पर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरे को मैप चाहिए भारत का, तो वो आपसे कहता है कि आपको भौतिक मानचित्र चाहिए कि आपको राजनीतिक मानचित्र चाहिए। तो आप कहते हैं भैया ये तो पता नहीं है हमको, आप हमको बता दीजिए। कह रहे हैं कि आपको पर्वत पठार, आपको नदियों वाला चाहिए या आपका शहर गांव वाला चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ पता करना है, तो आप कहेंगे हमको शहर वाला आपका दे दीजिए। कुछ देखना है तो बोलो आप हमको नदियों वाला पहाड़ों वाला दे दीजिए। क्लियर है? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता। लेकिन आज हम इसी विषय में स्टडी करेंगे जो हमारे पठार हैं वो कैसे होते हैं, भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है। इन्हीं पर हम लोग अपनी गौर कर कर एक एक कर कर हम लोग अच्छे से आपकी चर्चा कर लेंगे। देख लिया इतना, आगे बढ़े। अब देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आपदा आकृतियों जैसे आपका पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को इंगित करने को या आपके दर्शाने वालों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस तरह का जो मानचित्र है वो कहा जाता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा राज्यों में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले राजनीतिक मानचित्र भी कहा जाता है। अगर किसी में राज्य को, राजधानी को, शहरों को, गांव को या विश्व के जो शहर हैं अगर उनको आपको प्रदर्शित किया गया है तो आप कह सकते हैं ये हमारा फिजिकल मैप है, ये हमारा पॉलिटिकल। आप देखिए आपके क्लास में, आपके स्कूल में कहीं ना कहीं मैप लगा होगा। उसमें आप एक मैप देखेंगे तो इस तरह से कुछ रास्ते बने होंगे, कुछ लाइन होंगी, कुछ डॉट डॉट वगैरह होंगे, तो वो आपको समझ आएगा कि वो हमारा पॉलिटिकल मैप है। कैसा मैप है? पॉलिटिकल। दूसरा हमारा फिजिकल मैप है। क्लियर है? एक है थीमेटिक मानचित्र। जानते हो इसके विषय में ये क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र अब दो तो पढ़ लिए, अब तीसरा थीमेटिक मानचित्र। इसमें कुछ विशेष जानकारी प्रदान होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको कोई रोड मैप देखना है, आपको देखना है कि कहीं पर वर्षा का क्या हिसाब है, कहां पर वन और उद्योग को आपको दर्शाया गया, इन्हीं को बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? थीमेटिक। इन मानचित्रों की जानकारी सूचना के आधार पर उच्चावतों के कारण की जाती है। मानचित्र तीन घटक हैं। दूरी दिशा का प्रतीक है। दूरी दिशा के प्रतीक पर हम लोग इनको थीमेटिक जो मानचित्र हैं हम उनको देखते हैं। ठीक है ना? अब आपने देखा होगा कुछ बेस होते हैं आपके, डिस्टेंस बेस होते हैं, डिस्टेंस वाले होते हैं। देखिए
कह रहे हैं कि दूरी मानचित्र का एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके भाग के बारे में को छोटा कागज के पन्ने पर दर्शाते हैं। आप देखते हैं बहुत बड़ा विश्व होगा, उसको हम छोटे से एक मैप के पन्ने पर दर्शा देते हैं। और ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे मानचित्र द्वारा खींचे जाते हैं, लेकिन इन्हें इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो पाता है जब कागज की एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। आपने कोई मान लीजिए इस तरह की लाइन ड्रॉ कर दी, आप कोई मैप बना रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी ये है, और यहाँ लिख देंगे आप 5 किलोमीटर। तो क्या ये 5 किलोमीटर हो गई? नहीं, ये हमने इंडिकेट किया है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर है। तो इस तरह से भी आप देखते हैं कि हम बड़ी दूरी को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए इस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है कि स्थल की वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई दी अनुमान है। उदाहरण के लिए आप विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है, जिससे मानचित्र 2 पर व्यक्त किया गया है कि इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 स्थल सीमी 5 को दर्शाता है। आपके चित्र पर पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किमी, और बहुत बार आपका सिंबॉलिक रूप से दर्शाते हैं कि 1 किलोमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर दिखाया तो उसका मतलब क्या कह देते हैं हम लोग? 5 किलोमीटर। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि आप चित्र को पैमाने को देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किमी। इस पैमाने पर किसी भी मानचित्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको पैमाने की जानकारी दी गई हो। आप मानचित्र दिए गए हो, किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग में महाद्वीप या देशों को कागज पर देखना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मानचित्र के लिए 5 सेंटीमीटर से 500 किमी को दर्शाया जाता है। छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला। ठीक, आगे देखिए। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आप गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल 500 मीटर की दूरी को 5 किलोमीटर से आपका दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र के बड़े पैमानों को हम चित्र कहलाते हैं। ठीक, बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने की चित्र की अपेक्षा जानकारी अधिक विस्तृत है। कैसी है? अधिक विस्तृत। अब देखिए, एक ही मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, मानचित्र। पहले आप इसको गौर करके देखिए, आपको इसमें कुछ जानकारी आपको मिलेंगी देखने के लिए। देख रहे हैं ना कैसे सामुदायिक केंद्र है, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, दुकानें, कुआं, विद्यालय, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोद्यान, कुआं, खेल का मैदान, रास्ते, ये सब देख लीजिए क्योंकि मैं इनमें से ही आपसे अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देख लिया? अब देखिए, सबसे पहले आप मुझे दिशा बताइए। एक ये वाला मैप बना लीजिए थोड़ा सा। ये वाला मैप देख रहे हैं? ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व, और ये है आपका पश्चिम। तो बेसिकली 4 दिशाओं का हमको ज्ञान होता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी कितनी दिशाएं हैं? 8। कितनी दिशाएं हैं? 8। देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। आप कहते हैं ना कि उसका घर कहां है? उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर और उत्तर और पूर्व के बीच में अगर किसी की स्थिति है तो उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? उत्तर पूर्व में। कह रहे हैं अगर कोई उत्तर और पश्चिम में किसी का घर है तो हम कहते हैं कि इसका घर किस में है? उत्तर पश्चिम में है। क्लियर है? ठीक, अगर किसी के घर पश्चिम और दक्षिण में है उसके बीच में तो हम क्या कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम में है। और किसी घर आपका दक्षिण पूर्व में है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका घर कहां है? दक्षिण पूर्व में है। देख लिया? चलिए, तो हो सके तो आप इसको मैप को बनाइए, चारों दिशा बनाइए। इस तरह से कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है।
इस तरीके से लाइन खींचिए, ये यहाँ लिखिए ईस्ट, यहाँ लिखिए वेस्ट, यहाँ लिखिए नॉर्थ, यहाँ लिखिए साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है? बनाइए इसको। चलिए, बन गया होगा, आगे बढ़ें। दिशा के विषय में देखिए, अधिकतर मानचित्र में दाईं ओर तीर का निशान बना होता है, जिसे उत्तर में ऊ लिखा है। ठीक, तीर का निशान उत्तर को दर्शाता है। ऊ अगर जहां लिखा उसका मतलब क्या हो गया? उत्तर होता है। ठीक है, और दिशा को दर्शित करता है, उत्तर रेखा कहा जाता है अगर जिस तरफ निशान लगा उत्तर की ओर। उत्तर के बारे में जाना जाता है कि आपकी अधूरी दिशाओं में पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको एक दिशा भी ज्ञात हो जाए कि इधर पूर्व है, तो आप कहेंगे उसका अपोजिट में पश्चिम है, उसके उत्तर में ये होगा, उसके राइट में ये, लेफ्ट में। तो आपको बेसिकली किसी भी एक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक का भी ज्ञान हो जाए तो फिर आपको समस्या नहीं है। चार दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण में आपका दर्शाया गया है। वे प्रधान दिगंबर बिंदु हैं। कैसे हैं वो? प्रधान आपका दिगंबर बिंदु है। बीच की चार दिशाएं हैं। पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है उत्तर पश्चिम। क्लियर है? इन बीच वाली दिशाओं की मदद किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगा सकती है। कह रहे कि इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दशाओं का पता लगाइए कि विकास का घर सामुदायिक केंद्र से और खेल के मैदान से किस दिशा में है। क्या कह रहे हैं? विकास के घर का हमको पता लगाना है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल का मैदान किस दिशा में है। अब पहले हम पहुंच गए विकास के घर पर। यह है विकास का घर। अब कह रहे हैं कि विकास के घर से क्या पता लगाना है हमको? एक तो हमको सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है, दूसरा दुकान। चल यहां से क्वेश्चन बनाएंगे कि पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है, दुकान किस दिशा में है, कुआं किस दिशा में है, शीतल का घर किस दिशा में है, खेल का मैदान किस दिशा में है, पेड़ किस दिशा में है। चलिए बताइए, अभी पता लग जाएगा। अगर आपको आज की दिशा बनानी अगर आपको आती है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आराम से करके ले जाओगे। चलिए दिमाग लगाइए, मैं आपको पूरे 1-2 मिनट का समय देता हूं। ढूंढिए कि जो विकास का घर है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस तरफ है। आप कॉपी में लिखिए, पेड़ को भी लिखिए, खेल का मैदान लिखिए, स्कूल भी लिखिए। क्लियर है? कुआं को लिखिए, दुकान लिखिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये किसका घर है? ये घर है विकास का। हमने इस तरह से दिशा बना ली। कैसे बना ली? दिशा। और इस दिशा को हम यहीं बनाते हैं, इसके घर के ऊपर ही। ये देखिए, ये विकास का घर है। तो ये क्या थी? उत्तर दिशा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। इस दिशा में क्या हो गया? तो सामुदायिक केंद्र कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर में। इन दोनों के बीच में क्या था? उत्तर पूर्व। तो कुआं किस दिशा में? उत्तर पूर्व। खेल का मैदान किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। दुकान किस दिशा में आ गई? उत्तर, और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में दुकान हो गई। पोस्ट बैंक किधर हो गया? उत्तर पश्चिम दिशा में।
शीला का घर किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। विद्यालय भी किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। यही तो बनाना था और यही करना था। इतना कंफ्यूजिंग क्या था बच्चों? बस आपको 10 दिशाओं के विषय में ज्ञान होना जरूरी था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग जो हमारी दिशा हैं हम उनका ज्ञान करते हैं, उनका ज्ञात करते हैं कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कैसे होती हैं, इन सभी को हम लोग देखते हैं। फिलहाल तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, अपना रिवीजन करिए। धन्यवाद।